अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर सईद फ्रॉम द जीनियस कोचिंग अकेडमी। डियर फ्रेंड्स, हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम पार्ट 1 यानी इंट्रोडक्शन टू द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और इसको मुख्तलिफ किस्म के नाम क्यों दिए गए हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 2 में हम मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी थे रदरफोर्ड के लिए, तो वो भी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी ज़रूरत क्या थी, उसके रीज़न भी हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। और आज है हमारे पास पार्ट 3 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है कि उसने किस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो उसने सबसे पहले पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसने क्या लिया। नंबर फर्स्ट उसने क्या लिया, सबसे पहले प्रोटेक्टिव बॉक्स लिया, प्रोटेक्टिव बॉक्स। और ये प्रोटेक्टिव बॉक्स किस चीज से बना था ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेड से बना था। किस चीज से? लेड से। लेड इसका इंग्लिश नेम है लेड, और इसका जो सिंबल है वो है हमारे पास पीबी। इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है 82 और मास नंबर 205 मास नंबर। और पीबी किस चीज से निकला है? पीबी ये प्लम बम से निकला है। पीबी प्लम बम। तो रीजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको क्यों उसने लिया था। बिकॉज लीड जो है ये एक हैवी मेटल है, और हैवी मेटल ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये क्या है। ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स एब्जर्वर हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल को एब्जर्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल वगैरह वगैरह। तो इसको इसने ये जो बॉक्स लिया था ये सारे पीबी एटम से बना था। पीबी ये सारा का सारा पीबी ये सारे इस किस एटम से बना था? लीड से। और इसको सिंगल यानी प्रोटेक्टिव बॉक्स को यानी लीड एलिमेंट का नाम क्यों दिया गया है? क्यों? ये सिंगल एटम नहीं था, इसमें बहुत सारे सिमिलर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि एलिमेंट किस चीज को कहते हैं। जब सिमिलर एटम्स हो, किस बेस पर सिमिलर एटम्स हो? बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर के बेस पर सेम हो तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है? ये सिंगल एलिमेंट है, तो इसको हम सिंगल एलिमेंट का नाम देते हैं। तो इस वजह से इसको जस्ट क्या कहा है? लीड एलिमेंट। और यहाँ पे उसने नेक्स्ट उसके लिए जो पॉइंट 2 रिक्वायर्ड था वो था रेडियोएक्टिव सैंपल। और रेडियोएक्टिव सैंपल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में कि इसको हम क्या कहते हैं? लेस स्टेबल। इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टार से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अगर हम ये ले लें तो इससे हर तरफ इससे क्या निकलते हैं? रेडियोएक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो लेस स्टेबल होती है। तो अगर मैं एक स्टार बना लो तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑल साइड पे इससे क्या रेज और पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इस वजह से इसको हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ये मेटा स्टेबल स्टेट में होते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट का मतलब है कि ये खुद को डिग्रेड करते हैं। इससे डिसइंटीग्रेशन होगी, अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन होगी, और ये फिर खुद को स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पे जो पोलोनियम है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट उसने यूज किया? पोलोनियम का। पोलोनियम जो है, पोलोनियम इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 84, मास नंबर 209। इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ऑलरेडी पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या निकलता है? x + y। तो इसकी जो न्यूक्लियस है वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, और इसको हम नाम देते हैं कि कौन से रिएक्शन के थ्रू? न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पे एक आता है 82 एटॉमिक नंबर का 205, और ये बन जाता है 2,4, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑलरेडी पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द हीलियम न्यूक्लियाई ये बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाता है लीड की तरह। तो यहाँ पे जो पोलोनियम है, ये एमसीक्यूज पॉइंट्स याद रखें। यहाँ पे जो पोलोनियम है, पोलोनियम ये किस चीज में शिफ्ट हो जाता है? ये
ये शिफ्ट हो जाता है लीड की फॉर्म में, क्योंकि लीड की जो एटॉमिक नंबर है 82 है, और यहाँ पे भी इसकी जो प्रोडक्ट बन जाती है वो 82 एटॉमिक नंबर की बन जाती है। और एक 2 एटॉमिक नंबर की, और 2 एटॉमिक नंबर की जस्ट लाइक 2 4, जस्ट लाइक हीलियम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि ये, इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल का नाम देते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल निकलते हैं? डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। और एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं ये ऑल साइड में निकलते हैं, क्यों? यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ऑल साइड पे निकलते हैं, ऑल साइड पे। तो इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे उसने दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया, इसको कनेक्ट किया, और दोनों साइड पे जो बैटरी की स्ट्रेंथ थी वो सेम स्ट्रेंथ की थी, इसको कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इसको एक्सटर्नल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। और यहाँ पे जो दरमियान में आपको ग्रीन कलर्स नजर आ रहे हैं, ये है इंसुलेटर बिटवीन द टू पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट्स, ये भी इंसुलेटर हैं। तो ये क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जो पोलोनियस, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं थी, और इसको एक खास डायरेक्शन देने के लिए उसने क्या किया? उसने एक्सटर्नल बैटरी को यूज किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नाम देते हैं पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस मकसद के लिए यूज किया? इसको, इसके दो रीजन थे, ऑलरेडी हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन, किस चीज को प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहते थे? प्रॉपर डायरेक्शन टू अल्फा पार्टिकल्स। और जो अहम बात थी वो थी बम्बार्डमेंट, और टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। फॉर विच पर्पस? फॉर बम्बार्डमेंट ओवर द बम्बार्डमेंट ओवर द गोल्ड फायर। तो ये ऑल साइड में इमिट हो रहे थे, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे थे, तो इसको प्रॉपर डायरेक्शन किसने दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यहाँ पे बैटरी ने। तो ये सपोज यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे इस तरह जा रहे, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जब यहाँ पे पहुंच जाते, सपोज मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं एक अल्फा पार्टिकल्स लेता हूँ, ये रेड, ये डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है फ्रॉम द पोलोनियम टुवर्ड्स द गोल्ड फाइल। तो यहाँ पे सपोज मैंने एक अल्फा पार्टिकल्स लिया जिस पे +2 चार्ज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट्स है तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं जाता? बेशक ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फोर्स आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इसको सपोज मैं देता हूँ वेक्टर 1, इसको मैं देता हूँ वेक्टर 2, लेकिन इसकी अगर हम इन दोनों की अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा कर ले, सपोज मैं लिखता हूँ कि सपोज ये वेक्टर 2 पहले मैंने लिखा, फिर वेक्टर 1 मैंने लिखा, वेक्टर 1 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द सेम whether you add first plus second or second plus first, and this is the sum of the two vectors. नेट रिजल्टिंग का स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि उस साइड में भी इक्वल फोर्स, क्योंकि ये दोनों बैटरी एक सेम स्ट्रेंथ के थे, उस साइड में भी इस पे एक सेम फोर्स लग रहा है जिस तरह इस साइड पे लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्ट क्या आता है? स्ट्रेट आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनको क्या एक स्ट्रेट डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको प्रोवाइड किया। इधर उधर जाने से अल्फा पार्टिकल को किसने मना किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इस एक्सटर्नल बैटरी ने। अगर हम यहाँ पे सपोज मैंने पहले 2 + 1 किया, अगर मैं यहाँ पे कर लूं 1, जिस तरह डायरेक्शन है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वेक्टर की डायरेक्शन को हम इधर उधर नहीं करते, जिस तरह यहाँ पे उसी तरह उधर भी लिखना होगा आपने। जिस तरह यहाँ पे सिर्फ उठा के यहाँ पे इसके the resultant vector will be the vector which joins the tail of the first vector to the head of the last vector. सपोज ये टेल है और ये हेड है, तो फिर अगर हम देखें तो सेम डायरेक्शन आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन किस चीज का होगा? अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आएंगे, बहुत से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आएंगे। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है इसकी इस नेगेटिव प्लेट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एक तो प्रॉपर डायरेक्शन दिया, नंबर 1 पॉइंट एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया, नंबर 2 पॉइंट इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। लेकिन किस वजह से ये इंक्रीज हो गई? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन।
because of attraction of the alpha particles, the positively charged particles due to the negative plates of the external battery. तो अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सीन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे सपोज अगर मैं ये ले लो, अगर मैं ये ले लो, तो यहाँ पे इस पे भी रिपल्सिव फोर्स, इस पे भी यहाँ से भी एक रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वेक्टर का 1 का नाम दे दो और इसको वेक्टर 2 का नाम दे दो, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज मैं फर्स्ट वेक्टर 1 लिखता हूँ, वेक्टर 1 ये वाला, इसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ वेक्टर 2 को। अगर इसके हम रिजल्टेंट वेक्टर ले लें तो अगेन इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं वेक्टर 2 पहले ले लो, वेक्टर 2 पहले मैं वेक्टर 2 लेता हूँ, वेक्टर 2, इसके बाद मैं लेता हूँ, पहले मैं वेक्टर 2 लेता हूँ, वेक्टर 2 जिस तरह यहाँ पे, इसी तरह मैं उठाकर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं वेक्टर 1 लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे मैंने उठाकर रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आता है रिजल्टेंट वेक्टर अगेन द सेम स्ट्रेट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ये पॉजिटिव प्लेट जो ये भी एक डायरेक्शन भी देता है, और इसके साथ साथ इसको इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स पॉजिटिव और इस अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है अल्फा पार्टिकल की, दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये किस वजह से, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई अट्रैक्शन की वजह से, और डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया नेगेटिव प्लेट ने। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन इसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया पॉजिटिव प्लेट ने, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे उसने यूज किया था स्लिट यूज किया था। ये स्लिट किस मकसद के लिए यूज किया था? ये स्लिट इस वजह से यूज किया था ताकि ये रेडिएशन इधर उधर ना जाएगी अल्फा पार्टिकल्स, और ये सीधा यहाँ से पास होकर, यहाँ से इसका ये फ्रंट है इस तरह है, और इसका ये बैक है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, और यहाँ से मीट हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स मीट हो रहे थे, यहाँ से मीट हो रहे थे, एंड they were bombarding over the surface of the gold foil। ये क्या लगाया था उसने? यहाँ पे सपोज बम्बार्ड हो रहे थे, दिस इज द गोल्ड फॉयल। फॉयल ऑलरेडी पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉयल हम थिनेस्ट पॉसिबल शीट को कहते हैं, यानी एक फ्लैट शीट हो, और वो किसी मैटर की वो लास्ट स्टेज जो मजीद हम इसको थिनेस्ट ना कर सके, यानी थिनेस्ट शीट फॉर्म होता है। लेकिन ये क्या होता है, किसी मैटर के लिए ये थिनेस्ट उसकी आखिरी डिग्री की शीट होती है, और ये गोल्ड से बना था। गोल्ड की जो एटॉमिक नंबर थी वो थी 79 प्रोटॉन थे उसके न्यूक्लियस में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ये सारे एओ गोल्ड एटम्स हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि वो ऑब्जर्व कर रहा था, उसका असल मकसद क्या था, टू लोकेट द पोजीशन। फर्स्ट पार्ट 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट किस मकसद के लिए परफॉर्म कर रहा था। उसका मकसद ये था क्योंकि 1886 में गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, और 1869 में इलेक्ट्रॉन की प्रेडिक्शन हुई थी, लेकिन कंफर्म जे थॉमसन ने 1897 में किया। तो 1911 तक किसी को ये पता नहीं था कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। To find the location, the position of electrons and protons inside the atom, यानी structure of an atom, finding the structure of an atom, Rutherford performed the Goldfoil experiment। और for the first time उसने वो हम conclusion में हम प्रूव करेंगे कि किस तरह उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किस चीज में हुआ? गोल्ड एटम्स में हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फाइंड कर रहा था। तो उसने कहा कि सपोज यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे 20,000 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो ये 20,000 पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे थे। तो इन 20,000 पार्टिकल्स में इसको उसने एक और शीट यूज किया, और इस शीट को क्या नाम दिया? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्यों स्क्रीन? उस शीट को, यह है फॉयल इज द थिनेस्ट पॉसिबल शीट, और स्क्रीन भी शीट की तरह होता है, लेकिन स्क्रीन का लफ्ज जब हम यूज कर लें तो इसका मतलब है कि एक फ्लैट स्क्रीन है, और वो चीज है, वो शीट है जिसको हम किसी रिकॉर्ड या किसी
मकसद के लिए, किसी रिजल्ट के हसूल के लिए हम इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ये फोटोग्राफिक, ये फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन था। इस पे उसने क्या चढ़ाया था? सपोज ये ग्रीन को मैं नाम देता हूँ कि उसने एक जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड यानी ZnS, जिंक सल्फाइड, ये क्या था? ये फ्लोरेसेंट मटेरियल था और उसने नाम दिया था स्क्रीन। स्क्रीन इज द शीट। स्क्रीन किस चीज को कहते हैं? ये शीट होता है, शीट यूज्ड फॉर रिकॉर्ड, या इसको हम कहते हैं यूज्ड फॉर डिटेक्शन पर्पस, यानी ये इज अ डिटेक्टर यूज्ड फॉर, उसने ये इज अ डिटेक्टर यूज किया ताकि उसको पता चले, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि कितने पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इससे पास हो रहे थे और कितने रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उसने यहाँ पे इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मेन नंबर 1 पार्ट है स्ट्रेट पार्ट, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट, जिसको नाम देते हैं स्ट्रेट पार्ट। ये और ये दोनों एक पार्ट है। दिस इज बी और बी, दे आर द डिफ्लेक्टेड पार्ट, डिफ्लेक्शन बेस्ड पार्ट। ये भी डिफ्लेक्शन बेस्ड पार्ट है, लेकिन ये थोड़ी सी एंगल पे और ये मोर एंगल पे, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा वो थोड़ा कम होगा बजाय इसके। तो इन शॉर्ट ये स्ट्रेट पार्ट था और बाकी जो था ये था डिफ्लेक्शन पार्ट था, यानी डिफ्लेक्शन बेस्ड पार्ट, जिसमें अल्फा पार्टिकल अपने स्ट्रेट पाथ से इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उसने कहा कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स है वो है तकरीबन ज्यादातर स्ट्रेट आए थे, विदाउट कटिंग देयर ओरिजिनल पाथ। तो उसने कहा कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास स्ट्रेट आए थे। तो उसने कहा कि यहाँ पे जो ग्लो था, फ्लोरेसेंट था, वो हमें दे रहा था। यहाँ पे ज्यादातर हमें फ्लोरेसेंट कहाँ पे मिला? यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे थे और यहाँ पे ग्लो क्रिएट हो रहा था। ठीक है, ग्लो ऑल द डायरेक्शन, लाइटिंग हो रही थी। ये क्यों हो रही थी? साइड में हम नहीं जाते, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के साथ यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल सपोज में ये अल्फा पार्टिकल उस साइड पे जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज किया और इसको हमने नाम दिया बॉम्बार्डमेंट। इसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी थी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एक अपनी थी, और एक अट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हुई और दूसरा रिपल्शन की वजह से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर शिफ्टिंग और causing the excitation of electrons। यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, यहाँ पे उसमें क्या लोअर शेल से इलेक्ट्रॉन्स की, लोअर शेल से हायर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही थी अल्फा पार्टिकल की वजह से। ये एक्साइटेशन हो रही थी यहाँ पे, और एक्साइटेशन के रिजल्ट में ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन में जो ऑब्जर्व्ड काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी में शिफ्ट हो रही थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल थी, वो लाइटिंग एनर्जी ऑफ द फ्लोरेसेंट स्क्रीन में शिफ्ट हो रही थी। ठीक है, तो उसने कहा कि सपोज यहाँ पे तकरीबन हमारे पास अबाउट 19, उसने कहा कि टोटल जो पास्ट हुए हमारे पास उसमें 19,992 अल्फा पार्टिकल्स दे आर पासिंग स्ट्रेट विदाउट, अगर इंस्टीट्यूट आ जाए आपको कि कितने जीरो एंगल पे कितने पास हुए, जीरो एंगल पे तो इतने जीरो एंगल पे, यानी जीरो एंगल पे, या इसको हम नाम देते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, या इसको हम नाम देते हैं अनडिफ्लेक्टेड। विदाउट डिफ्लेक्शन कौन कितने पास हुए? 19,992, यानी 19,992 विदाउट डिफ्लेक्शन या अनडिफ्लेक्टेड इसको कहा जाता है। उसने कहा कि इतने पास हुए। उसने कहा कि कुछ इसमें एक जो अल्फा पार्टिकल थे उसमें कुछ जो इस साइड पे लगे, यहाँ पे ग्लो आ रहा था, यहाँ पे कुछ इस तरह, यानी बी पोर्शन पे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ यहाँ पे ग्लो आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ कम था ग्लो, यहाँ पे और भी कम था। सपोज यहाँ पे मैंने 2 शो किए, यहाँ पे मैंने
3 और 3, यहाँ पे मैंने 2 और 2 शो किए। तो 2 प्लस यहाँ पे सपोज मैं 1 शो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 1 शो कर रहा हूँ। 1 और 1, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6, और 3 प्लस 3 3 और 1 प्लस 1, तो टोटल ये 3 हुए 3 अल्फा पार्टिकल्स, ये भी 3 अल्फा पार्टिकल्स हुए, 3 अल्फा पार्टिकल्स, ये सपोज हमारे पास 1 अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे भी हमारे पास 1 अल्फा पार्टिकल्स। तो ये तकरीबन हमारे पास 1 3 4 3 और प्लस 1, ये तकरीबन और भी 8 अल्फा पार्टिकल्स है, 8 अल्फा पार्टिकल्स। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए आपके पास क्या डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स की तादाद क्या थी, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, वो उसकी तादाद क्या थी, तो वो थी 8 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, 8 अल्फा पार्टिकल दे आर डिफ्लेक्टेड। या अगर एमसीक्यूज आ जाए कि टोटल 20,000 में कितने अल्फा पार्टिकल्स एट सर्टेन एंगल दे आर डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल, तो दे आर 18 numbers, 8 alpha particles. The alpha particle which were passed without deflection या which were passed at zero angle, तो इसका मतलब 19,992 अगर आ जाएगी दे आर पास एट सर्टेन डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल तो आते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाएगी टोटल कितने पास हुए, तो 19,992 प्लस 8, तो इसका मतलब है कि टोटल अगर टोटल पास डिफ्लेक्टेड प्लस अनडिफ्लेक्टेड टोटल पास अल्फा पार्टिकल आ जाए, तो इसका मतलब है कि 19,998 अल्फा पार्टिकल्स दे आर पास्ड थ्रू द गोल्ड पाइप। इसका मतलब है कि अगर हम 20,000 से 19,998 को माइनस कर लें तो कितने अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए, एक अल्फा पार्टिकल्स और दूसरा अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, तो वो दो थे नंबर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था गोल्ड पाइल एक्सपेरिमेंट, इसकी प्रोसीजर थी, और इसकी जो कंक्लूजन है कि इसमें 20,000 उसने पाल किए, 20,000 अल्फा पार्टिकल उसने पाल किया, और इसमें तकरीबन टोटल पास 19,998 पास हुए थ्रू द गोल्ड पाइल। और इसमें जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड थे वो थे 2 नंबर्स, 2 बाउंस बैक हुए, ये क्यों है और ये क्यों पास हुए और ये क्यों डिफ्लेक्ट हुए और इतने क्यों सिरे विदाउट डिफ्लेक्शन गए, तो इन सब की कंक्लूजन होगी फिर। तो इंशाल्लाह कंक्लूजन इसका फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी कंक्लूजन के लिए आप वेट क्या करें, इंशाल्लाह पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसका कंक्लूजन क्या, और कंक्लूजन से हम इस एक्सपेरिमेंट से हम इसका मॉडल जो है आपने रटा नहीं लगाना है, ठीक है, कि आप याद कर ले कि यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे ये है वो है, आपने इसको रटा नहीं करना है। इस डायग्राम से हम निकालेंगे कि गोल्ड पाइल एक्सपेरिमेंट इस तरह इंशाल्लाह हम निकालेंगे, इसको हम जूम करेंगे, यानी सपोज यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक सीन है कि यहाँ पे गोल्ड पाइल में क्या हो रहा है, गोल्ड पाइल यहाँ पे झगड़ा किसके दरमियान है, यहाँ पे जो झगड़ा है वो है अल्फा पार्टिकल, टोटल झगड़ा वो है अल्फा पार्टिकल, और किस चीज के दरमियान, गोल्ड पाइल की जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान है, गोल्ड पाइल के न्यूक्लियस और इसके जो आउटर शेल थे इनके दरमियान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेल की कंसेप्ट नहीं थी, रदरफोर्ड ने इसको नाम जस्ट दिया, इंट्रोडक्शन लेक्चर पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके कि इसको नाम दिया आउटर पार्ट और दरमियान को न्यूक्लियस का नाम दिया, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ और आउटर पार्ट हुआ, और शेल ऑर्बिट सब शेल का कंसेप्ट फिर ने 1913 में पेश किया और ये 1911 में हम लगे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, इस 1 by 1 विद द प्रूफ इंशाल्लाह हम निकालेंगे कि उसकी जो पोस्टुलेट है वो किस तरह आपने याद रखना है, ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह हम उसको कैलकुलेट करेंगे।